हे गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 की सभी डिटेल्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिनवू ने साइतामा के वर्कआउट प्लान को यूज कर काफी अच्छी बॉडी बना ली है और सारी नर्सेज भाई पर फ्लैट। तभी एक नर्स उसके रूम में आती है जहां जिनवू एक्सरसाइज कर रहा था। वो नर्स सोचती है, क्या इसकी मसल्स हमेशा से ही इतनी स्ट्रांग थी? तब जिनवू पूछता है, आप मुझे क्या बताने आई हो? नर्स कहती है, आपका डिस्चार्ज होने का टाइम है, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं? जिनवू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नर्स उसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करने को कहती है और उसका नंबर मांगती है। जिनवू सोचता है, क्या ये मेरा नंबर मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने के लिए मांग रही है? तब हम देखते हैं टीवी पर एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर उसके रूटीन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ ताकि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखूँ और अपने दोस्तों को मुसीबत से बचा पाऊँ। जीना भी ये इंटरव्यू देख रही थी और उसे याद आता है कि अरे मुझे तो स्कूल जाना था। जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि उसके भाई में कुछ डिफरेंट था। वो पूछती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो? तुम तो पहले से भी लंबे लग रहे हो। तब जिनवू हाँ कहता है और उसे अम्ब्रेला देकर भेज देता है। तब वो सोचता है, लगता है ये मसल्स मेरी एबिलिटी की स्टैट की वजह से आए हैं और अगर ऐसा ही रहा तो मैं एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। फिर वो अपने बचे हुए एबिलिटी पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन को बढ़ा लेता है। तभी उसके लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है। जिनवू उनके पैसे जल्द ही देने की बात कहकर फ़ोन काट देता है। वो सोचता है, मुझे नहीं पता कि मेरी सेकंड अवेकनिंग हुई है या नहीं, पर अब मैं गोब्लिन्स को आसानी से मार सकता हूँ। इसका मतलब मैं रेंट पे करने के लिए पैसे कमा सकता हूँ। तब वो काम ढूंढना शुरू करता है। वो कहता है कि काम ढूंढना भी काफ़ी टफ है और अगर मुझे एक अच्छे पैसे कमाने हैं तो मुझे एक हाई लेवल डंजन में घुसना होगा, पर मेरे जैसे ई रैंक हंटर को तो ये अलाउ ही नहीं है। तो क्या मुझे अपनी पावर लेवल चेक करवाने जाना चाहिए? क्योंकि अगर मेरी रैंक बढ़ गई है तो मैं हाई लेवल डंजन में घुस पाऊंगा, जिसका मतलब मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा। पर इससे मुझे काफ़ी अटेंशन भी मिल सकती है क्योंकि सेकंड अवेकनिंग वाले लोग रेयर ही होते हैं और वैसे भी आज तक ऐसा कोई हंटर पैदा नहीं हुआ जिसके लेवल इंक्रीज होने पर उसकी पावर बढ़ती है। और अगर ये चीज़ें सामने आ गई तो मुझ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन आ जाएगी। ये मीडिया पहले ही बहुत तंग करती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और अच्छा होगा कि मैं अपनी पावर्स को छुपा कर रखूं और ये जान लूं कि ये पावर आखिर है क्या। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो भागकर एक बिल्डिंग के पास जाता है जिससे उसके डेली टास्क भी पूरे हो जाते हैं। वहाँ एक टीम उसका इंतज़ार कर रही थी जिसका लीडर हुएंग डोंगसुक था। उसका साथी कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये तो ह्यूमैनिटी का वीकेस्ट हंटर है। तब बाकी टीम मेंबर्स हंसने लगते हैं। तब हुएंग कहता है, मेरे टीम मेंबर्स थोड़े रूड हैं। जिनवू कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सच है कि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? हुएंग कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ तुम्हें बस नंबर्स को पूरा करने के लिए बुलाया है, क्योंकि ये सी रैंक डंजन है और अंदर जाने के लिए हमें कम से कम 8 लोगों की ज़रूरत है और उनमें से आधे सी रैंक के होने चाहिए। और जैसा तुम लड़ाई का हिस्सा नहीं लोगे तो तुम्हें लूट में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, पर हम तुम्हें 2 मिलियन कमीशन में देने के लिए तैयार हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसी चीज़ का है। तब जिनवू देखता है कि हुएंग की टीम में 4 सी रैंक हंटर्स और 2 डी रैंक हंटर्स होते हैं और साथ में एक लोअर रैंक भी। तब वो इसके लिए हाँ कह देता है और मिशन के बारे में पूछता है। हुएंग कहता है, तुम हमारा लगेज उठाओगे, इसमें हमारे सारे इक्विपमेंट्स, खाना और साथ में फर्स्ट एड किट है। जिनवू पूछता है, तुम अपने साथ हीलर नहीं लाए हो? हुएंग कहता है, हम जैसे प्राइवेट टीम वालों को हीलर्स को रिक्रूट करने में दिक्कत होती है और हमने वैसे भी बिना हीलर्स के ही फाइट की है। तब जिनवू सोचता है, एक टीम जिसमें सिर्फ टैंकर्स और फाइटर्स भरे हुए हैं, ये तो सच में काफ़ी लापरवाह है और हीलर का ना होना काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। तब हम देखते हैं वहाँ जिनवू की तरह एक और हंटर होता है जिसका नाम यो जिनहो था, जो कि डी रैंक हंटर था। तब वो कहता है, लगता है हम यहाँ नंबर्स को पूरा करने आए हैं। तब जिनवू सोचता है, इस डी रैंक के पास तो काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, लगता है इसकी फैमिली बहुत अमीर है। जिनवू कहता है, लगता है तुम पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। सभी जाने को तैयार थे। यो कहता है, बैग्स तुम्हारे लिए भारी तो नहीं? जिनवू मना करता है।
तब यो इधर उधर की बातें कर रहा था और जिनवू उसे इग्नोर कर रहा था। तब टीम डंजन के गेट तक पहुंच जाती है। हुएंग की टीम का मेंबर कहता है, क्या ये सच में सी रैंक डंजन है? तो हुएंग कहता है, इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है। यो कहता है, इसका गेट तो काफी बड़ा है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जिनवू कहता है, इसका गेट मैटर नहीं करता, प्रॉब्लम तो ये है कि इसके अंदर किस तरह का मैजिक है और एसोसिएशन यही मेजर करके डंजन का लेवल बताती है। बी रैंक और उससे ऊपर वाली डंजन को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है, पर सी रैंक इतना डेंजरस नहीं होता। यो कहता है, तुम्हें तो सच में काफी कुछ पता है। जिनवू कहता है, मैं काफी टाइम से हंटर रहा हूँ, और सोचता है ये पहली बार है मैं सी रैंक डंजन में जा रहा हूँ। सभी अंदर जा रहे थे। यो अपनी तलवार निकाल कर कहता है, चलो जिनवू अंदर जाकर लड़ते हैं। अंदर काफी अंधेरा था। वो नोटिस करते हैं कि कोई मैजिकल बीस्ट वहां नहीं था। जिनवू सोचता है, इस जगह से मुझे उस टेम्पल की याद आ गई। यो पूछता है, ये ग्लो स्टोन क्या होता है? तो जिनवू उसे बताता है कि ये चमकने वाले पत्थर होते हैं जो कि गुफा जैसे डंजन्स में मिलते हैं। ये स्टोन्स वॉल्स और फ्लोर पर मिलते हैं जो कि लाइट को एमिट कर गुफा में रोशनी फैलाए रखते हैं। यो कहता है, मतलब मैजिक जेम्स मैजिक बीस्ट से निकलते हैं और मैजिक क्रिस्टल डंजन से ले जाते हैं और ग्लो स्टोन्स गुफाओं में लाइट का काम करते हैं। ये तो सच में काफी मुश्किल है। जिनवू कहता है, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। यो पूछता है, क्या कोई ऐसा डंजन भी होता है जिसमें कोई मैजिकल बीस्ट ना हो? जिनवू उसे चुप रहने को कहता है और ध्यान से आवाज़ों को सुनते हुए सोचता है, मैजिक बीस्ट यहीं पर है, बस वो खुद को शो नहीं कर रहे हैं। तभी सबको भी आवाज़ सुनाई देती है। जिनवू सोचता है, इतने अंधेरे में ग्रुप की तरह भागना और उस लाइट की तरफ जाना, ये तो सिर्फ इंसेक्ट टाइप मैजिकल बीस्ट ही हो सकते हैं। और तब वो इसके बारे में सबको बता देता है। वो सभी देखते हैं कि उनके चारों तरफ होल्स थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इंसेक्ट किस तरफ से हमला करेंगे। तब जिनवू को एहसास होता है कि इंसेक्ट्स उनके ऊपर हैं और वो सबको बता देता है। तब क्यूहान उन पर हमला करता है और हुएंग इंसेक्ट्स को अपनी तरफ बुलाता है और बाकी हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तब जिनवू सोचता है, ये तो टॉन्टिंग स्किल है, ये सी रैंक हंटर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर क्यूएन अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा था और उन इंसेक्ट्स पर हमला कर देता है, जिससे वहां बड़ा धमाका होता है। हुएन सबको बाकी मॉन्स्टर्स पर हमला करने को कहता है। इधर जिनवू सोचता है, इनका टीम वर्क काफी अच्छा है, मतलब ये काफी टाइम से साथ काम कर रहे हैं, और क्योंकि इनके पास हीलर नहीं है तो इस तरह से इनका लड़ना थोड़ा रफ है। अगर यो की बात करूं तो इसके इक्विपमेंट इसकी पावर को कवर अप कर लेते हैं। सभी अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ तो गड़बड़ है। तब हम देखते हैं वो एक किक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। सभी मॉन्स्टर मर चुके थे। हुएंग कहता है, चलो अब मैजिक जेम्स को इकट्ठा करते हैं और आपस में बांट लें। सभी इस काम में लग जाते हैं और हुएंग कहता है, थैंक यू जिनवू, तुम नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता वो कहाँ से हमला करेंगे, पर आखिरकार तुम्हें ये पता कैसे चला? जिनवू कहता है, ये तो बस एक इंस्टिंक्ट था। तब क्यूएन हुएंग को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो इन्हें देखकर लगता है इनकी मौत किसी के काटने से हुई है। हुएंग कहता है, ये तो तभी हो सकता है अगर ये जगह के लिए लड़ रहे हो। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट भी होगा। हुएंग सोचता है, मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर जो इनसे भी स्ट्रॉन्ग हो। जिनवू को कुछ अजीब लग रहा था। वो यो से पूछता है, तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड थोड़ी महंगी है ना? तब यो हाँ कहता है। जिनवू कहता है, अपना थोड़ा ध्यान रखना। तब हम यहाँ पर एक जिम देखते हैं जहाँ भूकंप आता है। एक इससे डर जाता है, वहीं दूसरा शांत रहने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं योहो दीवार में छेद कर देता है और कहता है, मेरा तो अभी वार्म अप भी नहीं हुआ है, इसलिए इसे जल्दी से साफ कर दो। इधर यो कहता है, ये डंजन तो काफी बड़ा है और हमें कोई मैजिकल बीस्ट नहीं मिला है। तुम कब से बैग्स कैरी कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? जिनवू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे बिना लड़े पैसे मिल रहे हैं। और सोचता है, ये डील कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ये एक लड़ाई की टीम है, फिर भी कोई हीलर नहीं है। तब हुएंग कहता है, ये कितनी अजीब बात है कि हमारे यहाँ तक आने पर भी हमें कोई अनइंजर्ड मैजिक बीस्ट नहीं मिला। तब क्यूएन कहता है, बॉस काफ़ी आसपास ही होगा। हुएंग कहता है, हमें बॉस को जल्द ही ढूंढना होगा, नहीं तो गेट नहीं खुलेगा। वो आगे बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में काफ़ी वेब्स थे। वो सभी एक रूम में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे माना क्रिस्टल्स थे। हुएंग सोचता है, डोंगसू मैंने पहले ही कहा था ना, तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। मैं वो बंदा नहीं रहा जो हमेशा अपने छोटे भाई की बात सुनता रहता था।
अब इन क्रिस्टल्स को यूज़ करके मैं अपनी टीम बनाऊंगा। सभी उन क्रिस्टल्स को आपस में बांटने की बात कर रहे थे। तब यो कहता है, जिन्वू क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ? जिन्वू अपना कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देता है। तब यो हुआंग से कहता है, जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप उसे किसी भी लूट का हिस्सा नहीं दोगे, पर माना क्रिस्टल्स लूट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इन क्रिस्टल्स को 7 नहीं बल्कि 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तब हुआंग कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, पर इससे पहले हम इस मैजिकल बीस्ट का कुछ करना होगा। ये यहाँ का डंजन बॉस है और इसे हराकर ही हम गेट बंद कर सकते हैं, तो इसलिए हमें मैजिक क्रिस्टल्स को इसे हराने से पहले यहाँ से निकालना होगा। हम लकी हैं कि ये आज सो रहा है, तो चलो इन मैजिक क्रिस्टल्स को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तब वो अपने साथी से टूल्स के बारे में पूछता है। वो कहता है, माफ़ करना, पर वो तो मैं गाड़ी में ही भूल आया। वो जिन्वू और यो को वहाँ रुकने को कहते हैं। हुआंग कहता है, चिंता मत करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो और अगर तुमने उसे गुस्सा नहीं दिलाया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब जिन्वू सोचता है, रूल्स के अकॉर्डिंग सी रैंक डंजन में कम से कम 8 लोग जाने चाहिए, पर मुझे और यो को छोड़कर ये पूरी टीम 6 मेंबर्स की है और हुआंग के हिसाब से उन्होंने पहले भी काफ़ी सी रैंक डंजन पूरे किए हैं, तो इसका मतलब उनके पास तो मेंबर्स पहले ही होने चाहिए जो कि 8 की टीम को पूरा कर सकें। तब हुआंग क्यूएन को बॉस वाले गेट को बंद करने को कहता है और हम देखते हैं कि क्यूएन वहाँ की एंट्रेंस को बंद कर देता है, जिसे देखकर यो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इन्होंने हमें धोखा दे दिया? जिन्वू सोचता है, मुझे पहले ही इन पर शक था। तब उसे सॉन्ग की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि कभी कभी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गिरे हुए होंगे, तुम उस टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। ये काम बहुत डेंजरस है और इसमें एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं और कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो किसी के इसके बारे में बताया नहीं जाता। वैसे भी डंजन में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, तो अगर वहाँ कोई मर जाता है तो इसका कोई एविडेंस नहीं होता। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि वो कमज़ोरों को चारा बनाते हैं और उन्हें उसी डंजन में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तब यो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लोग कुछ मैजिक क्रिस्टल्स के लिए हमें मार डालेंगे। मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया। तब जिन्वू सोचता है, तुम गलत सोच रहे हो, अगर हमने ज़्यादा शोर मचाया होता तो वो हमें तभी मार देते। तभी डंजन का बॉस जाग जाता है। यो कहता है, जिन्वू मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिन्वू सोचता है, शायद हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उनका भी यही प्लान था। ये एक सी रैंक बॉस है और मैं एक ई रैंक हंटर, हमारी ताकत में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर ये उस पुराने डंजन के सामने कुछ नहीं है। और कहता है, पीछे हो जाओ यो, इसे मैं संभाल लूँगा। और वो अपनी तलवार को समन करता है। वो कहता है कि मैं इसे मारकर ही रहूँगा और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। do 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 do